दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। समय प्राइम टाइम का है। प्राइम टाइम में जिन खबरों पर आपसे हम चर्चा करेंगे उनमें मुख्य हैं। सबसे पहले तो आखिर चुनाव आयोग की नज़र में अलग अलग पैमाने क्यों होते हैं। बात यूं कि चुनाव आयोग ने प्रियंका गांधी वाड्रा और अरविंद केजरीवाल को पार्टी को नोटिस दिया, तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह जी के कई ऐसे भाषण हैं जिनसे दिखता है कि धर्म के नाम पर वोट मांगी जा रही थी। शिवसेना के नेताओं समेत कई नेताओं ने तंज भी कसे हैं उस पर। अगली खबर में आपसे हम चर्चा करेंगे उन नेताओं के बारे में कि जो वोट मांगने तो खुद जाते हैं लेकिन चुनाव जीतने के बाद कहते हैं कि वोट तो आपने मोदी को दिया था। तीसरी खबर में आपसे हम चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव हो गया और चुनाव के अंदर लगभग 71% मतदाताओं ने एमपी में और छत्तीसगढ़ में लगभग 68% मतदान हुआ। अगली खबर में आपसे चर्चा करेंगे सहारा श्री सुब्रत सहारा की। कईयों को बेसहारा कर गए सुब्रत। और बड़ा सवाल ये कि आखिर लोग अपना जो पैसा होता है, खून पसीने का क्या पैसा, आखिर क्यों वो सरकारी बैंकों में जमा करने की बजाय यहाँ वहाँ डाल देते हैं। तो इन सभी खबरों पर आपसे चर्चा करेंगे। उससे पहले एक नज़र डाल लें आज दिन भर की सुर्खियों पर। वर्ल्ड कप फाइनल का टिकट खरीदने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं अहमदाबाद के स्टेडियम के लिए। बता दें कि ऑनलाइन ही टिकट मिल रहा है। 19 नवंबर को होगा महामुकाबला। मध्य प्रदेश में मतदान के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने लगाया बड़ा आरोप। कहा बीजेपी बंटवा रही है शराब और पैसा। तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आज तेलंगाना के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जारी किया घोषणा पत्र। दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल माउथ समिट में पीएम मोदी ने दिया बयान। का जल्द भारत में होगा आर्टिफिशियल ग्लोबल पार्टनरशिप समिट का आयोजन। 19 नवंबर को छठ पूजा के अवसर पर दिल्ली में रहेगा ड्राई डे। सरकार ने जारी किया आदेश, शहर में शराब की दुकानें रहेंगी बंद। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में लश्कर के 5 आतंकवादी मारे गए। एनकाउंटर 19 घंटे तक चला। ड्रोन कैमरे से देखी गई आतंकवादियों के शव। उत्तरकाशी टनल में फंसे 2 मजदूरों की बिगड़ी तबीयत। 5 दिन से फंसे हुए 40 मजदूर। रेस्क्यू के लिए दिल्ली के बाद अब इंदौर से मंगवाई गई नई ड्रिलिंग मशीन। हरियाणा में जहरीली शराब मामले में अंबाला में मास्टरमाइंड सहित 12 लोगों को अब तक किया गया गिरफ्तार। मोगली नाम के व्यक्ति को गैंगस्टर मोनू ने दिलाई थी अवैध शराब की फैक्ट्री। ग्लोबल साउथ समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने दिया बड़ा बयान। कहा इजराइल हमास जंग में नागरिकों की मौत से हूं दुखी। और युद्ध के चलते गाजा के अस्पतालों से बिजली गायब। जानकारी के अनुसार अब टॉर्च की रोशनी में डॉक्टर कर रहे हैं ऑपरेशन। और एक खबर व्यापारिक कि सोने के भाव 61,000 पार, चांदी भी 73,000 के पार पहुंची। सप्ताह के आखिरी दिन शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 140 अंक गिरा। 30 शेयरों में से 20 में तेजी और 10 में हुई गिरावट दर्ज। तो ये थी वो खबरें आज जो सुर्खियों में है। अब आपसे बात शुरू करते हैं अपने प्राइम टाइम की। प्राइम टाइम में सबसे पहले बात वही कि चुनाव आयोग पर आरोप लग रहे हैं। स्वायत्त संस्था है, एक ऐसी संस्था कि जिसको देश में चुनाव कराने होते हैं, और वो संस्था जो टीएन शेषन के चुनाव आयुक्त बनने के बाद देश के आम आदमी के कान नाक आंख सब जगह पहुंच गई। हर आदमी ने समझ लिया कि चुनाव आयोग की बहुत बड़ी शक्ति होती है। टीएन शेषन ने दिखाया था कि चुनाव आयोग की ताकत क्या है, चुनाव आयुक्त क्या क्या कर सकते हैं। और मान लीजिए कि जब चुनाव हुआ करता है तो उस समय सब कुछ चुनाव आयोग होता है। कोई सरकार नहीं होती, सरकार के कोई मुखिया नहीं होते, कोई तमाम जो अधिकारी होते हैं, तमाम जो नौकरशाह होते हैं, सब चुनाव आयोग के अंडर में काम करते हैं। लेकिन पिछले समय से चुनाव आयोग पर आरोप लगते रहे हैं। चुनाव आयोग पर ये आरोप लगते रहे कि जैसे चुनाव आयोग सत्ताधारी दलों की कठपुतली बन जाता है। अब की बार भी चुनाव आयोग पर कई आरोप लगे। सबसे पहले आप सुनिए कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेता हैं सौरभ क्या कह रहे हैं। देखिए, अभी कुछ महीनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त कैसे नियुक्त किया जाएगा। उसके अंदर उन्होंने बोला उसके अंदर देश के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। 3 लोगों को तय किया गया। मगर संसद के अंदर कानून बना के उस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ही पलट दिया। मायने बिल्कुल साफ हैं, केंद्र सरकार अपनी सहूलियत से किसी एक आदमी को, अफसर को जो है मुख्य चुनाव आयुक्त बनाते हैं। जब मुख्य चुनाव आयुक्त ही अपनी सहूलियत से केंद्र सरकार बनाएगी
तो आप मुख्य चुनाव आयुक्त से और क्या उम्मीद कर सकते हैं? जो स्वायत्तता थी वो तो इसी से थी ना कि वो एक स्वायत्त आदमी होगा, इसीलिए मुख्य न्यायाधीश, अपोजिशन का लीडर और प्रधानमंत्री मिलके एक किसी न्यूट्रल आदमी को नियुक्त करेंगे। तो केंद्र सरकार की मंशा जो है इससे साफ हो गई। दूसरी बात, जितने भद्दे, जितने घटिया ट्वीट्स, वीडियोस, पोस्ट्स भारतीय जनता पार्टी करती है, जिस तरीके से दूसरे राजनीतिक नेताओं के चरित्र के बारे में भद्दी से भद्दी बात भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता करते हैं, उसका तो कोई और उदाहरण ही पूरे देश में नहीं है। तो ये तो हैरानी की बात है कि चुनाव आयोग को जो है भारतीय जनता पार्टी के ना ट्वीट दिखते हैं, ना फेसबुक पोस्ट दिखते हैं, ना उनके वीडियो दिखते हैं। तो सौरभ कह रहे हैं कि आखिर चुनाव आयोग के दो पैमाने क्यों? सौरभ कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयुक्त जो चुना जाए उसके लिए 3 लोगों की कमेटी हो, यानी कि प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। लेकिन सरकार ने उसे बदल दिया और कह रहे हैं पता चल रहा है कि बदला क्यों गया था। आखिर जब एक चुनाव आयुक्त एक सरकार के इशारे पर ही बनेगा, सरकार के इशारे पर ही काम करेगा, तो फिर ये सब होगा। वैसे आपको बताएं कि इस चुनाव के अंदर भी, अभी वर्तमान में भी आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ और भारी संख्या में लोगों ने घरों से बाहर निकलकर मतदान किया। मध्य प्रदेश में तो 72% तक मतदान हुआ है और छत्तीसगढ़ में लगभग 68% मतदान हुआ है। अगली खबर में आपसे चर्चा करेंगे सारे मतदान की। लेकिन जिस बात पर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे जब अमित शाह, तो चुनाव प्रचार के दौरान जय श्री राम के नारे और राम मंदिर की बातें आम हुई थी। अमित शाह ने वहां भाषण दिया था, कहा था कि 3 दिसंबर को आप भाजपा की सरकार बनवा दो मध्य प्रदेश में, और उसके बाद में जो राम मंदिर के राम लल्ला के दर्शन आप करने जाएंगे वो मुफ्त होंगे, यानी कि कोई कर नहीं लगेगा, कोई चंदा नहीं लगेगा, कोई फीस नहीं लगेगी। अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए आपको भाजपा को वोट देना होगा। कहने का मतलब तो यही था। जन जन के आराध्य हैं राम। तमाम, न केवल भारत बल्कि तमाम दुनिया के अंदर भगवान राम को पूजने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी है। कोई राम को माने या ना माने, राम की माने या ना माने, लेकिन राम को पूजते जरूर हैं। बड़ी बात मैंने आपसे कह दी। आप शायद सोच रहे होंगे कि हम राम को माने या ना माने, राम की जरूर माने। खैर, बात बदल जाएगी, हम वहीं आ रहे हैं। चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार में अमित शाह जी कह रहे थे कि राम लला के दर्शन आपको फ्री कराएंगे। अगर सरकार नहीं बनवाई तो फिर दर्शन नहीं होंगे, यही तो मतलब हुआ ना कहने का। या फिर पूछा जाएगा कि आपने वोट दिया था तो दर्शन फ्री कीजिए, नहीं किया तो दर्शन के पैसे दीजिए। कैसी राजनीति है ना ये। हम भी कह रहे हैं कि जन जन के आराध्य हैं राम, और हर आंख तृप्त हो जाती है जब राम के दर्शन कर लेती है। जब राम का दर्शन हो जाएगा, जब राम का दीदार हो जाएगा, हर आंख तृप्त होगी। और राम धर्म और समाज की मर्यादा से भी ऊपर हैं। आप जा सकते हैं, देख सकते हैं उस स्थानों को कि राम मंदिर के नाम पर जो राम मंदिर के बाहर दुकानें लगती हैं उसके अंदर सब लोग काम करते हैं। और जो मैंने आपसे कहा कि दर्शन तो सबको होते होंगे फिर, और हर आंख तृप्त होती होगी। लेकिन अमित शाह जी ने अपने भाषणों में कहा था कि अगर राम के दर्शन करने हैं आपको मुफ्त में, तो फिर बीजेपी को वोट दीजिए, हमारी सरकार बनवाइए, राम लल्ला के हम फ्री में दर्शन कराएंगे। अगर ऐसा ना कहते तो क्या बात ना बनती। अब उनके उस भाषण को तमाम नेताओं ने, बीजेपी के जो नेता उसमें बचाव करते दिखे, तो आप सुनिए संजय राउत को सुनिए, आप सुनिए उद्धव ठाकरे को सुनिए, आप सुनिए राज ठाकरे को सुनिए। और उनके जवाब में जो बीजेपी के बड़े नेता कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने तो शिवसेना जो प्रमुख थे बाला साहब ठाकरे की आत्मा को बहुत चोट पहुंचाई होगी। आप सब कुछ सुनिए और जांचिए और खुद देखिए कि आखिर मसला सारा था क्या। दर्शन करना है ना अयोध्या में, करना है। माताएं बहनें भी बोले दर्शन करने जाना है ना, मगर खर्चा होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बना दो। भाजपा सरकार सभी मध्य प्रदेश वालों को 12 बारी बारी अयोध्या में रामलला का दर्शन कराएगी। तो आपने सुना और देखा कि अमित शाह जी के भाषण में अमित शाह जी कह रहे हैं कि राम लल्ला के दर्शन करने के लिए अगर भाजपा को वोट देंगे, सरकार बनवाएंगे तो फ्री दर्शन होंगे।
यहाँ तक कहा जा रहा है कि जजिया कर लगाया था औरंगजेब ने। धार्मिक नेता, धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए आप तो उससे भी आगे निकल गए। लेकिन इस सब पर चुनाव आयोग नहीं जागा। ये सब जो चला, ये तमाम इसके वीडियोस भी, उसकी फुटेज भी जरूर गई होंगी चुनाव आयोग के पास। जब धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट मांगे जाते हैं तो चुनाव आयोग कार्रवाई करता है, लेकिन यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए तमाम जो विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं वो वाजिब हैं। वो कहीं ये दिखाते हैं कि कहीं गड़बड़ तो जरूर हुई है और बहुत जरूरी है। छोटे मुंह बड़ी बात है, लेकिन बहुत जरूरी है। तमाम स्वायत्त संस्थाएं जो हैं उनका वो नजर आना चाहिए कि वो वाकई स्वायत्त संस्थाएं हैं। चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, चुनाव आयोग हो, इनकम टैक्स हो, इन सभी का दिखना चाहिए कि स्वायत्त संस्थाएं हैं, ताकि आम आदमी का कानून के प्रति वो भरोसा कायम रहे। चलिए अगली बात में आपसे चलते हैं उन राज्यों में जहां चुनाव था। मध्य प्रदेश में आज चुनाव था और छत्तीसगढ़ में आज चुनाव था। मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर मतदान हुआ। लगभग 72% से ज़्यादा लोगों ने शाम 5 बजे तक की जो रिपोर्ट थी वोट डाले। अंतिम आंकड़ा तो और कुछ समय बाद आएगा और अगले दिन तक भी आता है, क्योंकि जब तक मतपेटियां पहुंचती हैं सब कुछ होता है। और छत्तीसगढ़ के अंदर लगभग 67% मतदाताओं ने वोट, अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अपने वोट की ताकत से इन दोनों राज्यों की जनता ने, यानी कि छत्तीसगढ़ में 2 चरण में चुनाव था, दोनों चरणों का चुनाव हो गया। और मध्य प्रदेश में एक ही चरण में आज 230 सीटों के लिए वोट डाले गए, वहाँ भी चुनाव हो गया। कुछ ऐसे एरिया भी थे, 3 जिले थे जो नक्सल प्रभावित थे, वहाँ मतदान कुछ कम समय के लिए हुआ, लेकिन आम जनता ने, सभी ने अपना मताधिकार का प्रयोग कर लिया। इस चुनाव के तमाम रंग भी थे। वो रंग भी थे जिसके अंदर कि कहीं मंत्रियों पर आरोप लगा कार्यकर्ताओं को पीटने का, कई नेताओं ने आरोप लगाए, छिटपुट घटनाएं भी हुई। एक बूथ पर चुनाव जो अधिकारी था उसको हार्ट अटैक भी पड़ गया, उनका देहावसान भी हो गया। बहुत सारे रंग थे। आप खुद देखिए चुनाव के क्या क्या रंग थे। उत्सव है, मतदान सबसे बड़ा कार्य प्रजातंत्र में नागरिक का होता है। आज उस मतदान करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश की जनता अपने भविष्य, अपना विकास, अपनी प्रगति सुरक्षित और निरंतर रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ इस चुनाव में जिताएगी और पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की 3 दिसंबर को बनने जा रही है। तो इन राज्यों में चुनाव हो गया। अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद सबका जोर रहेगा राजस्थान पर। राजस्थान में तमाम जोर लगाएंगे नेता और राजस्थान के चुनाव के लिए रणभेरी जो बजी हुई है। अब मान लीजिए कि 5 दिन तक सब कुछ राजस्थान में होगा और उसके बाद फिर तेलंगाना में 30 तारीख को वोट पड़ेंगे। 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आएंगे, जिसको सेमीफाइनल माना जा रहा है सत्ता का, जिसको माना जा रहा है कि 2000 का सेमीफाइनल है और 2024 के चुनाव जो होंगे, चाहे लोकसभा के या राज्यों की विधानसभाओं के, ये काफ़ी हद तक प्रभावित करेंगे चुनाव परिणाम उनको। और 30 तारीख को मतदान होने के बाद ही आप तमाम देख सकते हैं, तमाम जो खबरिया चैनल है लग जाएंगे इसकी सरकार बनाने और उसकी सरकार बनाने एग्जिट पोल में। और 3 दिसंबर को जनता का फैसला आ जाएगा। तो तब तक आप इंतज़ार कीजिए उसका, और हम भी आपके साथ इंतज़ार करेंगे चुनाव परिणाम का, क्योंकि जो जनता जनादेश देगी, असली जनादेश तो वही होगा। अगली खबर पर आपके साथ चलते हैं दिल्ली के। दिल्ली में मुख्यमंत्री, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। गजब का आत्मविश्वास दिखा रहे थे। अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी उनकी पार्टी बड़ी है, इतनी जल्दी तो कोरोना भी नहीं बढ़ा होगा। ये हम कह रहे हैं, केजरीवाल साहब ने नहीं कहा था। तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि इतनी तेजी से उनकी पार्टी का विस्तार हो रहा है कि एक राज्य में, दिल्ली में उनकी सरकार है, पंजाब में उनकी सरकार है, दिल्ली में तो खूब तंज कसे उन्होंने आम आदमी पार्टी की नेताओं की तरफ से कांग्रेस और बीजेपी पर, और अब दावा कर दिया है कि गुजरात में भी हमारी सरकार बनेगी अगली बार। सुनिए क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। बधाई देना चाहता हूं कि आप सब लोग दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई पार्टी का हिस्सा हैं। देश नहीं, दुनिया, पूरी दुनिया में आज तक कोई ऐसी पार्टी नहीं हुई जिसने इतनी तेजी से तरक्की करी हो, इतनी तेजी से तरक्की करी हो।
मुझे लगता है हमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों से पूछना चाहिए, भाई जरा पता करके बताओ कोई, नहीं तो हमारा नाम लिख दो उसके अंदर। कल भी मैं कह रहा था, मैं अपने काउंसलर से कल रात को मिला था कि एक एमएलए बनने के लिए, एक काउंसलर बनने के लिए लोगों की जिंदगी बीत जाती है, चप्पलें घिस जाती है, जूते घिस जाते हैं कि नहीं है, एक एमएलए बनने के लिए, एक काउंसलर बनने के लिए। और ये एक पार्टी, छोटी सी पार्टी 10 साल पहले बनी थी, पहले दिल्ली में सरकार बन गई भारी बहुमत से, कांग्रेस की 0, बीजेपी की 3, आम आदमी पार्टी की 67 सीट, छोटी सी पार्टी, 1 साल पुरानी पार्टी। फिर पंजाब में सरकार बन गई भारी बहुमत से, 117 में से 92 सीट। फिर गुजरात में इनके गढ़ के अंदर जाके 14% वोट लेके आए, 5 एमएलए बना के लेके आए हैं। और मेरे को पूरा विश्वास है गुजरात में अगली सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, देख लेना। फिर गोवा गए, गोवा में 2 एमएलए बन गए हमारे दोस्तों, जितनी। और अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा आपकी पार्टी को मिला है, पूरे देश में 3रे नंबर पे आ गए। कहने को तो 1350 पार्टियां हैं अपने देश में, रजिस्टर्ड पार्टियां 1350। हम 1350 पार्टियों को पीछे छोड़ के आज बस बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी 3रे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। और जितनी तेजी से बढ़ रही है, मेरा दिल कहता है कि एक दिन कांग्रेस और बीजेपी को भी पीछे छोड़ के देश के ऊपर आम आदमी पार्टी का राज होगा। तो बहुत तेजी से आम आदमी पार्टी बढ़ रही है, तो जाहिर तौर पे आपके खिलाफ बड़े बड़े षड्यंत्र रचे जाएंगे। इन लोगों को यह लगने लग गया मोदी जी को, बीजेपी को, अब ये साफ हो गया। 2014 में हार गए विधानसभा चुनाव, 2015 में हार गए विधानसभा चुनाव, 2020 में हार गए विधानसभा चुनाव, फिर अभी एमसीडी का चुनाव हार गए। तो अब इनको ये तो पक्का हो गया भाई दिल्ली में आम आदमी पार्टी से जीत नहीं सकते, ये पक्का है। दिल्ली में ये कुछ भी कर लें, कुछ भी कर ले, दिल्ली में आम आदमी पार्टी से ये जीत नहीं सकते। तो अब इन्होंने एक षड्यंत्र रचाया है, शराब घोटाला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शराब घोटाला दिल्ली में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है। गुजरात में कितने लोग मर गए जहरीली शराब पी के, रोज सुनने में आता है 100 लोग मर गए, 50 लोग मर गए, 150 लोग। घोटाला तो वहां हो रहा है, यहां कौन सा घोटाला हो रहा है? कह रहे शराब घोटाला हो गया, शराब घोटाला हो गया। अभी अखबारों में पढ़ रहा था हरियाणा में इतना बड़ा शराब घोटाला हो गया, दिल्ली में कौन सा शराब घोटाला हो गया? वैसे विपरीत परिस्थितियों में किस प्रकार राजनीति की जाए, इसको आप अरविंद केजरीवाल से सीख सकते हैं। जिस प्रकार के हालात हैं, इतने सारे नेता उनके जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल पर खुद पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, लेकिन साहब के हौसले बुलंद हैं, चूकते नहीं कहीं भी। तो ये राजनीति है और राजनीति के तमाम रंग होते हैं। और अब एक खबर वो उन नेताओं के लिए जो जनता में वोट तो मांगने जाते हैं, क्योंकि अब दोबारा टाइम नज़दीक आ रहा है, 2024 नज़दीक है, जल्दी ही 2023 जब खत्म होगा, 24 शुरू होगा, तो चुनाव की रणभेरी बज जाएगी, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज जाएगा। और लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणाएं होंगी, लोग वोट मांगने जाएंगे, जनता के बीच जांग जाएंगे, वादे होंगे, नारे होंगे, मुद्दे होंगे, तमाम बातें होंगी। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है, और खासकर पिछले कुछ समय से चलन चला, 2014 के बाद से मान लें तो ज़्यादा बेटर समझ सकते हैं कि नेताओं ने एक बात सीख ली, जो चुनाव जीत कर आपके प्रतिनिधि बनते हैं, सांसद बनते हैं, मंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि आपने तो वोट मोदी को दिया था, और अगर कल सरकार बदलेगी तो क्या फिर उन पार्टियों के प्रतिनिधि भी ये कहेंगे कि आपने तो वोट फलां को दिया था। ऐसा एक मुद्दा नहीं, आप पहले श्रुति चौधरी को सुनिए क्या कह रही है सांसद धर्मवीर जी के बारे में।
लोगों का आज गवर्नमेंट से, सरकार से बिल्कुल जिसको कहते हैं दिल टूट गया, निराश है और वो समझते हैं कि उनकी आने वाले टाइम पर ही वो एक बटन दबा के कांग्रेस के ये बदलाव ला सकते हैं। वो तो आते हैं यहाँ पे। अभी जैसे जब मैं अपना भाषण शुरू करने वाली थी वोट बुलावा यहाँ पे गाँव में, तो आए यहाँ पे गाँव के ही व्यक्ति, वो कह रहे थे कि यहाँ पे जब सांसद चुनाव के टाइम पे उसी वक्त जब आए थे तो उन्होंने तो खुल्ला कहा कि मुझे तो वोट नहीं चाहिए, मोदी को दे दें। तो ये तो आम कहावत है उनके बारे में। मैं आपको बता दूं, ये अकेले धर्मवीर जी की बात नहीं है, कम से कम हरियाणा में तो बहुत जोर से है। ये तमाम नेताओं से आप सुन सकते हैं बोलते हुए, सांसदों से, जो ये कहा करते हैं कि इन्होंने भैया मुझे वोट थोड़ी दिया था, इन्होंने तो मोदी को वोट दिया था। और अगर लोगों को काम की उम्मीद होती है, लोगों को अपने नेता से उम्मीदें होती हैं, किसी को काम होता है, किसी को कोई और बातें होती हैं, सार्वजनिक काम भी होते हैं, निजी काम भी होते हैं, लेकिन अगर नेताओं का ये जवाब होगा तो ये कहाँ का जवाब ठीक होगा? आखिर ये कह करके क्या हमारे जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं? यदि नेता ये कह देंगे कि आपने अमुक नेता के लिए वोट दिया था, अमुक प्रधानमंत्री के लिए दिया था, अमुक मुख्यमंत्री के लिए दिया था, तो फिर उनकी वो जवाबदेही जो जनता के प्रति है, क्या इसीलिए जनता के पास वो वोट मांगने जाते हैं? और क्या जनता इसीलिए उनको अपना प्रतिनिधि चुनती है कि जब जनता उनके पास, उनके क्षेत्र के, उनके इलाके के लोग जाएं तो वो ये कह दें कि आपने तो उनको वोट दिया था? ये विचारणीय सवाल है नेताओं के लिए, और मैं आपसे चाहूंगा कि आप भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इसके बाद आपके साथ चलते हैं उस खबर पर जो आपके लिए भी जानना जरूरी है। खबर तो यूं है कि सहारा श्री जो सुब्रत सहारा का देहावसान हो गया, निधन हो गया उनका, तमाम उन्होंने अपने जीवन के जो तमाम उतार चढ़ाव को देखते हुए जो जीवन का सफ़र तय किया और उसके बाद में उनका निधन हो गया। दिल की बीमारी से पीड़ित थे, अस्पताल में भर्ती थे, लंबे समय तक जेल में रहे थे। 2 उनके पुत्र हैं, बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था, लेकिन अंतिम समय में उनको अपने पुत्रों के हाथ से अपनी चिता को अग्नि नसीब नहीं हुई। पुत्र ने उनका अंतिम संस्कार किया। दोनों पुत्र विदेशों में हैं, लेकिन सहारा श्री जाते जाते कईयों को बेसहारा कर गए। कई लोगों का दर्द आपको दिख सकता है। मैंने भी कई वेबसाइट्स पर पढ़ा और कुछ और तमाम जो खबरिया चैनल हैं उन पर देखा भी सही कि जो लोग बता रहे हैं अपने दर्द को कि आखिर सहारा उनको कैसे बेसहारा कर गए। जिन लोगों ने सहारा ग्रुप के अंदर इन्वेस्ट किया था उसके अंदर तमाम लोग थे, गरीब थे, मजदूर थे, छोटे कर्मचारी थे, छोटे दुकानदार थे। अपने पैसे को बढ़ता देखने के लिए लोगों ने इन्वेस्ट किया था, लेकिन उनको पता नहीं था कि एक दिन सहारा उनको जीते जी भी बेसहारा करेंगे और जाने के बाद तो बिल्कुल बेसहारा कर जाएंगे। बड़ी बात यह है जो मैंने आपसे कहा कि जानना जरूरी है, आखिर जोखिम क्यों लेते हैं लोग? जब तमाम सरकारी संस्थाएं हैं, बैंक हैं, पोस्ट ऑफिस हैं, उनमें पैसा जमा करने के लिए बजाय चिट फंड कंपनियों में लोग पैसा जमा करते क्यों हैं? या प्राइवेट बैंकरों में जाकर के उनमें पैसा जमा क्यों किया जाता है? बिल्डर्स के पास पैसा जमा किया जाता है। मान लीजिए कि आपको थोड़ा लालच तो मिलता होगा कि आपका पैसा जल्दी बढ़ेगा, इंटरेस्ट आपको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन आप ये जरूर ध्यान रखिए कि आपका पैसा जो सुरक्षित रहेगा। हालांकि आज आरोप तो उन पर भी लगते हैं कि जब तमाम लोग भागते हैं पैसे ले ले करके, तो आम आदमी का पैसा सुरक्षित रहने की बात पर सवालिया निशान तो वहाँ भी उठता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपका पैसा ज़्यादा सुरक्षित है तो आपके बैंकों में ज़्यादा सुरक्षित है। इस प्रकार से बाद में परेशान होने से अच्छा है कि आप अपना जो इन्वेस्ट करें उसको बड़ा सोच समझ कर करें, देख कर करें। भले ही उस पर इंटरेस्ट कम लगता हो, भले ही वो उसकी ग्रोथ कम होती हो, लेकिन ये जरूर है कि आपका पैसा कम से कम किसी हद तक सुरक्षित तो रहे। और इसी खबर के साथ आपसे लेते हैं इजाज़त। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ उन मुद्दों और खबरों के साथ जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तब तक अपना बहुत ध्यान रखें। शुभ रात्रि।